हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज जंक्शन के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि ये साल जो था 2024 हमारा एक ऐसा साल था जहाँ पे हमने इसको बोला ईयर ऑफ इलेक्शंस। ईयर ऑफ इलेक्शन मैंने क्यों बोला या फिर हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि दुनिया के दो बहुत ही बड़े लोकतंत्रों के अंदर या डेमोक्रेसीज के अंदर क्या हुए, यहाँ पर इलेक्शंस हुए। 2024 में ही हमारे भारत इंडिया में इलेक्शंस हुए और अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर भी अभी इलेक्शंस खत्म हुआ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, वो इलेक्शन जीता है और वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं किसके, अमेरिका के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इलेक्शन के ऊपर एक सीरीज़ या फिर एक प्लेलिस्ट तैयार करते हैं जिसमें हम इलेक्शन को इन एंड आउट जानते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या उसका मतलब होता है, क्या उसकी हिस्ट्री थी। और इंडिया और अमेरिका, हम क्योंकि दो ही ऐसे बड़े लोकतंत्र हैं जो कि हम डेमोक्रेसी जिनको बोलते हैं, मेनली डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शन को मोस्टली क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं किसके साथ, डेमोक्रेसी के साथ। तो ये भी एक मतलब कई एक्सपेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी होता है या फिर डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो वो सारी इन एंड आउट चीज़ें डिस्कस करते हैं। आज के जो सीरीज़ है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करते हैं उसके मीनिंग के बारे में, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, अमेरिका में उसका क्या रोल रहा, मतलब अमेरिका में कैसे इलेक्शंस इवॉल्व हुए और इंडिया में क्या। तो पहले इस लेक्चर में, मतलब जो आज का लेक्चर है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस का मीनिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और इंडिया और अमेरिका की जो हिस्ट्री थी, कैसे इलेक्शंस इवॉल्व हुए और उस कहाँ, मतलब जो अभी प्रेजेंट स्टेज है वो अभी हमें देखने को मिलती है, वो कैसे देखने को मिली। तो आज के लेक्चर में यही देखेंगे। कल हम या फिर नेक्स्ट जो लेक्चर वो मिलेगा आपको, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कि वहाँ का क्या प्रोसीजर है, या सेनेट कैसे और क्या इलेक्शन कैसे होता है, जो वहाँ की कांग्रेस जो कि पार्लियामेंट होती है वहाँ के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर। एंड देन आफ्टर हम इंडियन इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव को पूरा जानेंगे डिटेल के अंदर। तो आज का शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट वो रहेगा, क्रिस्प रहेगा, जिसमें हम मीनिंग, हिस्ट्री, अमेरिकन इलेक्शन हिस्ट्री एंड इंडियन इलेक्शन हिस्ट्री उसका वो डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले है कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि इलेक्शंस मतलब डेमोक्रेसी, कि अगर किसी भी देश के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं तो मतलब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन वो, मतलब कई हद तक वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ जाते हैं तो वो एक स्टेटमेंट सही नहीं होता है, जो कि डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले मीनिंग, तो क्या है मीनिंग। एन इलेक्शन इज अ प्रोसीजर वेयर पर्सन आर चूजन बाय वोटिंग टू रिप्रेजेंट वोटर्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। कि इलेक्शन क्या है, एक प्रोसीजर है जहां पर एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन क्या होते हैं, चूज किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू, वोटिंग के थ्रू। अब वोटिंग का प्रोसीजर कैसा भी हो सकता है, चाहे जैसे हम क्लास के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कोई भी इवेंट अगर करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि इस इवेंट को कौन अच्छे से कर पाता है या कौन अच्छे से कर सकता है। लेकिन जहाँ पर कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं या फिर कैंडिडेट या फिर जो ऑप्शन है वो बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर इलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है, इलेक्शन को गेम में लेकर आते हैं। कि मान लेते हैं हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, उसके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए या फिर कोई एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो उसके लिए जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं, हमें लग रहा है कि 2 से 3 लोगों में वो स्किल्स हैं, लेकिन हम किसको सेलेक्ट करें, तो हम क्या करेंगे, उनका मतलब जो बैकग्राउंड है वो तो चेक करते हैं, लेकिन अगर सभी पैरामीटर्स पे वो सेम होते हैं, देन आफ्टर वो हम क्या करते हैं, इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो हम देखेंगे कि टीम के साथ बॉन्डिंग किसके आते हैं, और टीम में एक सर्वे किया जाएगा कि कौन कौन चाहता है कि ये प्रेजेंटेशन करे या फिर ये प्रेजेंट करे टीम को। तो उस टाइम पे क्या की जाती है, आपसे पूछा जाएगा, मतलब आपसे वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, हैंड रेज करवाया जाता है या फिर कंसेंट लिया जाता है। तो वो भी क्या एक तरीके की वोटिंग ही है। अभी इलेक्शन की तरफ, मतलब जो गवर्नमेंटल इलेक्शन है, अभी हम उसको पर्सपेक्टिव में समझते हैं। तो जैसे हमारा देश है, एक बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो वहाँ पर क्या है, हर डिसीजन लेने के लिए जिन देश की जो जनता है वो इतनी सक्षम नहीं होती है। तो वो क्या करती है, अपने बीच में से ही कुछ लोगों को क्या करती है, सेलेक्ट करती है या फिर वो रिप्रेजेंट करवाती है कि हमारी तरफ से जो डिसीजन है वो ये करेगा। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो जाता है
तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो बोलते हैं कि हमारा क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जहाँ पर कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ऑप्शंस हो जाते हैं या फिर कंपटीशन आ जाता है, तो फॉर एग्जांपल एक विलेज में मान लो पंचायत या फिर क्या कहते हैं सरपंच का इलेक्शन करवाना है ना, सरपंच कोई बनना चाहता, तो पहले क्या होता था कि जो सबसे बुजुर्ग होता था, जिनकी बात सबसे ज़्यादा गांव में मानी जाती थी, उसको सरपंच बना दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या लगा कि उन्होंने जब उसकी पावर का मिसयूज़ करने लगे, तो लोग उसके अगेंस्ट में या फिर उनके सामने भी क्या करने लगे कि नहीं, ये सरपंच नहीं बनना चाहिए या फिर इसके पास पावर नहीं जानी चाहिए, हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया। अब कंपटीशन आ गया, कंपटीटर आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शन में जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग की होती है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, एक इलेक्शन का मतलब वो किसी को भी चूज़ करने का जो प्रोसीजर है, सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन नीचे पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस इन विच पीपल वोट टू चूज द पर्सन हु कैन इलेक्ट दैम इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये है जो मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंटल इलेक्शन की बात, अगर गवर्नमेंटल इलेक्शन की बात हम करते हैं तो हम ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन पर भी इम्प्लीमेंट होती है। और यहाँ पर पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन की बात की गई है कि एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, लोग वोट डालते हैं किसके लिए, अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, कहाँ पर, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में। तो क्लियर हो गया। तो इलेक्शन का मतलब क्या है, एक प्रोसीजर है जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्शन का मतलब। नेक्स्ट है, अब जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है बच्चों के दिमाग में जो रहता है, या फिर लोगों के जो जिनको थोड़ा सा मतलब पॉलिटी के बारे में नॉलेज नहीं होती है, या फिर सिर्फ इलेक्शन के बारे में ही समझ में आता है, और क्योंकि पर्सपेक्टिव भी ऐसा बन गया है या फिर जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो भी ऐसा पोर्ट्रे करती हैं कि अगर किसी भी देश के अंदर या फिर इलेक्शन का होना ही क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इज इलेक्शन अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी? क्या इलेक्शन होना एक सिंबल है किसका, डेमोक्रेसी का? तो इसका आंसर है नो, कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं होता है। तो इलेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इलेक्शन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर या प्रोसेस, जो बोला मैंने, प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इलेक्शन करवा दिए जाए और बोला जाए कि ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ देखो, द इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन द डेमोक्रेसी एंड एवरी पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो एम्प्लॉय द इलेक्शन एज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शंस करवाए, लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं कि इलेक्शन का मतलब होता है डेमोक्रेसी, तो वो गलत है। मैंने क्या बोला, डेमोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इलेक्शंस करवाए, लेकिन इलेक्शन होना एक सिंबल है डेमोक्रेसी का, ये एक क्लियर एक मैसेज नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे हमें क्या देखनी है, प्रोसेस देखनी है कि इलेक्शन हो तो रहा है लेकिन किस तरीके से हो रहा है। जैसे हम नेक्स्ट में, व्हाट इफ विल ऑफ द पीपल इज हाईजैक एंड मैनिपुलेटेड। अब देखो, इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगर लोगों की जो इच्छा है या लोगों के पास जो पावर है उसको मैनिपुलेट कर लिया जाए, मैनिपुलेट का मतलब होता है या फिर हाईजैक कर लिया जाए कि वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट ना कर पाए किसी को, कि आपको बोला जाए कि आपको वोट दे के आना है लेकिन इसी को दे के आना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में रहते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, या फिर मान लेते हैं आपका जो कॉलेज इलेक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या कर आपको बोला जाए कि आपको वोट तो देने जाना है, लेकिन उस कैंडिडेट के अलावा आप किसी को वोट नहीं दोगे। तो आप इलेक्ट तो करने जा रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्शन होता है ना, वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं माना जाएगा। इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं माना जाता है अगर अगर जो विल है लोगों की, या फिर जो इच्छा है, या फिर जो किसी को भी सेलेक्ट करने की जो पावर होती है, वो क्या कर ली जाए, हाईजैक कर ली जाए या फिर मैनिपुलेट कर ली जाए। कि आपको इलेक्शन तो करने जाना है, इलेक्ट करने तो जाना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको डिसाइड समझा कर बोला गया है कि आप इसको वोट डालोगे, इस सिंबल को वोट डालोगे, इस पार्टी को वोट डालोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को वोट डालोगे, तो वो एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जो कन्फ्यूज़न था कि क्या इलेक्शन ही डेमोक्रेसी का सिंबल है, नहीं है।
तो इलेक्शन होना डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस प्रोसेस को भी देखना है कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जो डेमोक्रेसी इसलिए अपने आप को कंसिडर करती हैं, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। चाइना की हम एक एग्जांपल लेंगे कि चाइना के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे किसको इलेक्शन करते हैं? वो एक ही पार्टी को इलेक्ट करते हैं। तो क्या वो उनके पास एक चॉइस है अपनी मर्जी से वो कोई सेलेक्ट कर पा रहे हैं? किसी भी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है। चाइना अपने आप को पूरे वर्ल्ड में क्या बताता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है। क्यों बिकॉज ओनली ऑफ द इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन करवा रहा है अपने देश के अंदर। लेकिन क्या आप उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलोगे? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इक्वलिटी हो, हर जगह इक्वलिटी इक्वलिटी प्रमोट हो रही हो, या फिर आपको चॉइस मिल रही हो अपने इलेक्शन, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने की चॉइस हो, तो वहाँ पे तो चॉइस है ही नहीं। तो एक चाइना को पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानती, लेकिन चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है बिकॉज ऑफ ओनली दे कंडक्ट द इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाय नॉट अलाउइंग द फेयर, जो बताया कि बाय नॉट अलाउइंग द फेयर इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा? डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, इक्वलिटी हो गई, या जो प्रॉपर चॉइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती लोगों को, है ना। तो ये हो गया पॉइंट। If the election is corrupted in the process itself, it is clear that the democracy based on the election may be fraud. कि अगर इलेक्शन के अंदर करप्शन आ जाता है, करप्शन इन द सेंस किसी भी केस में हो सकता है, आपके वोट को हाईजैक कर लिया जाए, करप्शन ब्राइब दे करके, या फिर आपको बहुत सारे लालच दिए जाएं कि आप अगर मुझे वोट दोगे तो इस तरीके का मैं आपको सामान दिला दूंगा, या फिर डराया जाता, थ्रेटन किया जाता है कि अगर मेरे को वोट नहीं दोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो करप्शन होता है या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इलेक्शन को क्या कर लेती हैं? हाईजैक कर लेती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। तो उस केस में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं माने जाते, या डेमोक्रेसी नहीं होती है वो। ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो ये जो कंफ्यूजन था कि इलेक्शन इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ये करेक्ट है, लेकिन उसके बीच में हमें प्रोसेस भी देखनी है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फेयर है कि नहीं, वो फेयर है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जो अभी मैंने बताया कि इलेक्शन इन चाइना डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल्स वर्डिक्ट, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था आपको कि जो इलेक्शंस होते हैं चाइना के अंदर, जैसे मैंने बताया कि हर 5 साल में, जैसे इंडिया में 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना, ऐसे ही चाइना में भी हर 5 साल में इलेक्शन होना कंपलसरी है। वहाँ पे हर 5 साल में क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। और क्योंकि इलेक्शन वो हर 5 साल में करवा रहे हैं, टाइमली करवा रहे हैं, तो वो चाइना अपने आप को ये बोलता है कि वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि लोग वोट डालने जा रहे हैं, लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हुए। लेकिन क्या वहाँ पर लोगों का वर्डिक्ट आ रहा है? क्या पीपल्स वर्डिक्ट मतलब निकल कर के आ रहा है? नहीं आ रहा है। कैसे? इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर टू इलेक्ट द कंट्रीज पार्लियामेंट, जो कि कंट्री का पार्लियामेंट का नाम क्या है? क्वानको रेमनिन डाइबो दाहुई, जिसको कॉमनली जाना जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से। अब क्या होता है कि हर 5 साल में इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले देखो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कि अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन के अंदर तो उस कैंडिडेट को क्या है? चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। इंडिया में आपने देखा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कोई परमिशन लेता है इलेक्शन लड़ने की? नहीं लेता है ना। वहाँ पे कोई भी इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इंडिया में ये अथॉरिटी है, या इंडिया में एक फ्रीडम है कि आप कहीं पर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर इलेक्शन लड़ सकते। लेकिन चाइना में वो लिबर्टी नहीं है, क्योंकि हर कैंडिडेट को क्या है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से क्या करना पड़ेगा? परमिशन या अप्रूवल चाहिए होगा, तभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। और वो अप्रूवल कब देंगे? जब वो उनकी आइडियोलॉजी से क्या होगा? अलाइंड होगा, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता होगा, तभी तो अप्रूवल देंगे। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो क्या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उसको अप्रूवल देगी इलेक्शन लड़ने का? नहीं देगी। तो क्या लोगों का वर्डिक्ट आ पा रहा है? अगर सरकार से लोग नाराज़ होंगे या नाराज़ रहते हैं तो क्या वो एक ऐसे कैंडिडेट को ही तो सेलेक्ट करना चाहेंगे जो सरकार के खिलाफ बोलेगा? लेकिन कैंडिडेट तो कोई ऐसा आता नहीं जो सरकार के खिलाफ बोले। तो क्या लोगों का वर्डिक्ट आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्योंकि पहले ही प्रोसीजर उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करेगी? अप्रूवल देगी। तो जो सरकार बनती है, अभी रिसेंटली
कम्युनिस्ट पार्टी को 50 साल कंप्लीट हुए हैं पावर में, तो किसी भी देश के अंदर 50 ईयर्स, तो किसी भी देश के अंदर अगर एक पार्टी की 50 साल तक अगर सरकार है, तो क्या आप ऐसे देश को, क्योंकि वहाँ तो रिप्लेस हो ही नहीं रहा ना, कोई चॉइस दिख ही नहीं रही है, पूरा जो पार्लियामेंट होता है उनका या फिर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो कहाँ पर है, वहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार होती है। तो उस सिचुएशन में जो हमेशा सरकार बनती है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, तो उससे ना तो कोई पॉलिसीज़ में बदलाव देखने को मिलता है, जो लोगों की नाराज़गी होती है ना वो ही दूर हो पाती है। तो लोग जो एक्चुअली में डेमोक्रेसी का जो मतलब था पीपल्स गवर्नमेंट, कि लोग जब अपनी सरकार खुद चलाते हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग तो सरकार चला ही नहीं पा रहे ना, लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है कि भाई आप इनको इन्हीं को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज सेलेक्ट मत करोगे, वोट डालो या मत डालो, इलेक्शन होगा तो ये कैंडिडेट हैं जो कि सभी के सभी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे या फिर उसके अलाइड होंगे, अदरवाइज कोई भी आउटसाइडर कैंडिडेट अलाउड नहीं होता है इलेक्शन के अंदर। चाइना इज़ नॉट कंसिडर अ डेमोक्रेसी, जो मैंने बोला, तो इस केस में चाइना के अंदर इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसी वजह से, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से चाइना को एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलते हैं, नॉट कंसिडर एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट इज़ क्लासिफाइड एज ऑथोरिटेरियन स्टेट एंड ऑल्सो बी लेबल्ड एज अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि लोगों के ऊपर अपनी जब बातों को थोपा जाता है या लोगों को उनकी जो वर्डिक्ट होता है उनको नहीं दिया जाता, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी गवर्नमेंट को जनरली डिक्टेटरशिप भी कंसिडर कर लिया जाता है, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को वैसे ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हैं लेकिन कई सिचुएशन में डिक्टेटरशिप भी हम उसको कंसिडर कर पाते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं चाइना के अंदर, लेकिन सरकार तो बदल ही नहीं रही। सरकार तो क्या है, 50 साल से एक ही सरकार बनी हुई है, 50 साल से एक ही पॉलिसी फॉलो हो रही है, 50 साल से कोई कैंडिडेट बदल नहीं रहा, बदल मतलब कैंडिडेट तो बदल रहे हैं लेकिन पार्टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी को, तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको वो फॉलो करते होंगे, तभी तो उनको इलेक्शन का टिकट मिला है। तो इसी वजह से क्या है, एक डिक्टेटरशिप वाली जो फीलिंग है वहाँ पर एक जनरेट हो जाती है, मतलब डिक्टेटरशिप वाली जो आइडियोलॉजी है वहाँ पे सरकार के अंदर आई हुई है कि हमारे अलावा कोई भी सरकार में नहीं आना चाहिए, तो चाहे इलेक्शन हो या ना हो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का जो वर्डिक्ट है वो वहाँ पर निकल करके नहीं आता है। नेक्स्ट है, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो हमने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है एक्चुअली में, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन या फिर हम जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जिससे किसी भी देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि इलेक्शन का मतलब ही लोग ने क्या समझा हुआ डेमोक्रेसी, लेकिन वो गलत है, उसके पीछे हमें प्रोसेस भी देखनी है, और प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब फ्री एंड फेयर का क्राइटेरिया क्या है कि कब हम मानेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। पहला पॉइंट देखो, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सफरेज के जो वोटिंग प्रोसीजर है उसमें कोई भी भेदभाव ना हो। सफरेज का मतलब होता है वोटिंग, कि अगर सरकार को चुनने के लिए अगर वोटिंग करवाई जा रही है देश के अंदर, तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज फॉर ऑल एलिजिबल मैन एंड वुमेन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वो कास्ट लेवल हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है ना, स्टेटस ऑफ रिच एंड पुअर हो सकता है, जो कि इनिशियली यूरोप में था, ये मेनली जो वोटिंग राइट्स थे रिच को ही थे, पुअर्स को नहीं थे। स्टेटस ऑफ रिच एंड पुअर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रीजन का है, रेस का है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है जब हटा दिया जाता है वोटिंग से, कि अगर आप एक अडल्ट हो या फिर एक सर्टेन एज आपके पास है, या फिर जो सरकार ने बोला हुआ है कि इस एज से ऊपर जब आपका माइंडसेट, आप सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है, आप अपने डिसीजन को ले पाते हो, तो उस सिचुएशन जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कि कई गवर्नमेंट ने 20 ईयर्स रखा हुआ है, कई गवर्नमेंट ने 18 रखा हुआ है, इनिशियली 21 था अमेरिका में भी और इंडिया में भी। तो एज एक फैक्टर हो सकता है, एज हम कंसिडर नहीं करते हैं डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मैच्योरिटी लेवल भी देखा जाता है कि कब लोग अपने डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं।
ठीक है। तो एज को डिस्क्रिमिनेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो एज के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर चाहे आपकी कोई भी कास्ट हो, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी प्रांत के हो, आपको वोटिंग का क्या है, अधिकार है, आप वोटिंग कर सकते हो। इवन माइनॉरिटी, जो मैंने बोला रिलीजन माइनॉरिटीज़ मतलब या तो जो बैकवर्ड कास्ट होती हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं देश के अंदर, डिसेबल्स होते हैं, उनको एक इल ट्रीटमेंट देखा जाता है। लेकिन वोटिंग अगर आप ऐसी करवा रहे हो जहाँ पे सबको वोटिंग का अधिकार है, जो कि अभी हमने देखा इस साल में, है ना, इसीलिए बोला गया कि ईयर ऑफ डेमोक्रेसी या ईयर ऑफ इलेक्शन इस 2024 को, कि दुनिया के, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लगभग 90 करोड़ लोगों ने वोट डाला इस साल हमारे देश के अंदर, और अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं। अगर हम आप देखें तो कल ही महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप वोटिंग करवा रहे हो तो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, जिसमें हर मेल और फीमेल और इवन ट्रांसजेंडर ऑल्सो, उनको क्या है, वोटिंग का राइट हो, किसी उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, एक्सेप्ट द एज फैक्टर इसमें कंसिडर। एज भी जो अब लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट की जो एज है, अपर लिमिट कुछ नहीं होती है। अगर आप जैसे 18 से अबव हो तो आपको वोटिंग का अधिकार है। फ्रीडम टू रजिस्टर एज वोटर बनने के लिए भी फ्रीडम अगर आपको दी जा रही है पब्लिक ऑफिस में, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आप देखो इलेक्शन में जो चाइना की हमने ये स्टडी पढ़ी, चाइना में क्या था कि आपको इलेक्शन के लिए आपको कैंडिडेट तो मिल रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट कैसी स्पीच देंगे या कैसी पॉलिसी लेके आएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी फॉलो करती है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कैंडिडेट्स के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कैंडिडेट्स के ऊपर। आप सरकार को क्या कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आप बोल सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। तो वो डेमोक्रेसी के अंदर या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी लोगों को समझ में आता है कि सरकार इस तरीके से काम करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रही है, और सरकार भी अपनी बातें रखती है कि हम ये सोच रहे हैं या ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक एक्चुअल कॉम्पिटिशन निकल करके आता है कि गवर्नमेंट अपनी जो बातें हैं वो भी बता रही है और अपोजिशन अपनी बातें भी बता रही है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी लोगों के ऊपर होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, मतलब री इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, या फिर अपोजिशन के साथ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक दोनों का पर्सपेक्टिव उन्होंने सुना है, दोनों की पॉलिसीज उन्होंने सुनी है, दोनों की नीतियां उन्होंने सुनी है, लोगों को दोनों का ही माइंडसेट वो सुनते हैं कि किस तरीके की चीज़ों को आगे वो लेके जाना जाते हैं। तो वहाँ पर फिर लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आता है। नेक्स्ट इज न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर द इलेक्टोरेट टू रिसीव ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्री प्रेस। अब इलेक्शन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्किप हो जाता है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जिन कैंडिडेट्स को वो इलेक्ट करने वाले हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए वोटर्स को इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए। जैसे हमारे उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी नॉमिनेशन होता है तो उसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, ली जाती है, मतलब किसके थ्रू ली जाती है, एक एफिडेविट के थ्रू ली जाती है, ठीक है। एफिडेविट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ली जाती है जिसमें उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल हिस्ट्री, उसका प्रॉपर्टी डिटेल्स, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि नॉमिनेशन के टाइम पे हर कैंडिडेट से डिमांड की जाती हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या फिर जो इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी होती है वो पब्लिश करती है। कहाँ पर पब्लिश करती है, या तो न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ एजेंसीज के अंदर, या फिर जब भी इलेक्शंस की जो रैलीज वगैरह होती हैं वहाँ पर उनके बारे में बताया जाता है कि इनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, क्रिमिनल हिस्ट्री ये है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ये हैं, और मतलब इस तरीके तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तब एक जो इलेक्टर है या फिर जो वोटर है वो क्या कर पाता है, एक अच्छा डिसीजन करने के लिए फ्री होता है, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब आपने समझा कि उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए हर मैन एंड वुमेन के लिए। फर्स्ट, फ्रीडम, वोटर को रजिस्टर करने के लिए एक फ्रीडम होनी चाहिए, सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हर कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टी को, ये तीसरा पॉइंट हो गया।
न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, मतलब जो वोटर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो किन को वोट देने जा रहे हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज एंड कैंपेन्स। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी इन्फॉर्मेशन वो कैसे देंगी, अपनी पॉलिसीज़ कैसे बताएंगी, सरकार की आलोचना कैसे करेंगी, उसके लिए उनको लोगों को जमा करना पड़ेगा। तो असेंबल करने का जो राइट होता है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक कंट्री के अंदर कराए जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल रैलीज हो गई, कैंपेन्स हो गए, है ना। सेकेंड नेक्स्ट है रूल्स दैट रिक्वायर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द पोलिंग स्पेस, पोलिंग प्लेसेस। के जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब इसके ऊपर जितना ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं, तो लेकिन ये वाला जो पॉइंट है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कि ये क्या है कि अगर इलेक्शंस हो गए या इलेक्शन जहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पे पोलिंग मतलब वोटिंग हो रही है, जिसको पोलिंग प्लेस या पोलिंग बूथ बोला जाता है, पोलिंग बूथ कब, इलेक्शन डे पे, तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, इलेक्शंस ऑफिशियल्स होने चाहिए, वॉलेंट्री पोल वर्कर्स होने चाहिए, और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको उस दिन मना कर देना चाहिए कि आप मतलब जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं आप उस एरिया में नहीं आ सकते, आप उस एरिया में इन्फ्लुएंस मतलब, क्योंकि क्या होता है लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर कोई कैंडिडेट आता है तो उससे क्या होता है उसको देख करके लोगों को लगता है कि अगर ये आ गया इसको मैं वोट नहीं दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर ये बहुत मतलब वो एक होता है सिचुएशन, आप समझ लो, ठीक है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें उस दिन इलेक्शन वाले दिन जो पोलिंग प्लेसेस हैं उस दिन रिप्रेजेंटेटिव्स को मना करना चाहिए कि आप वोटिंग करने या वोटिंग अगर आप उस का वोटिंग है तो ठीक है, लेकिन उस एरिया के आसपास आप नहीं रिवॉल्व कर सकते या नहीं घूम सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि स्किप हो जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एन इम्पार्शियल बैलेंस सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन एंड वेरीफाइंग द इलेक्शन रिजल्ट। अब देखो इलेक्शन तो हो गए, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इलेक्शन का प्रोसीजर है। आपने इलेक्शन का प्रोसेस तो करवा लिया और इलेक्शन भी पूरे उसी तरीके से हुए फ्री एंड फेयर जो अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन क्या हुआ जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन क्या हो गया, दोनों जो गवर्नमेंट थी या फिर जो भी पार्टी पावर में है उसने गेम कर दिया और बोल दिया कि जिस दिन रिजल्ट आएगा कोई भी दूसरी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी दूसरी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। एंटर नहीं कर सकता है कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट्स की काउंटिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट एक जेन्युइन रिजल्ट आ पाएगा वहाँ पे, नहीं आ पाएगा। तो इलेक्शन का प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन का रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही प्रोसेस में इलेक्शन कैसे करवाए गए और इलेक्शन के रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किए गए, कैसे काउंटिंग हुई, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रेंड इलेक्शन ऑफिशियल्स होने चाहिए, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि मतलब जिसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी कैंडिडेट का इन्फ्लुएंस ना हो, और दोज ओवरसीइंग इलेक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे या फिर जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेज सकते हैं ताकि देख सकें कि प्रॉपर काउंटिंग या प्रॉपर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं या ये सारे स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। और भी हैं जैसे एक्सेसिबल पोलिंग प्लेसेस, के हर किसी को वोट डालने ऐसी जगह वोट डलवाना चाहिए जहाँ पे हर कोई पहुँच सके। वोटिंग स्पेस प्राइवेट रखना चाहिए, सिक्योर बैलेट बॉक्स होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैलेंस काउंटिंग होनी चाहिए, बैलेट काउंटिंग होनी चाहिए कि जब काउंटिंग हो रही है तो ट्रांसपेरेंट है। सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए कि आपसे पूछा ना जाए कि आपने किसको वोट डाला, या फिर आपने वोट डाला तो आप किसी को ना बताना चाहो, किसी को नहीं बताओ, ताकि उससे क्या हो आपको बाद में जा कर के कुछ उसके क्या बोल सकते हैं, बाद में जा कर के आपको कोई डराए ना, या फिर आपके खिलाफ अगर कोई इलेक्शन आपने जिसको वोट दिया है वो नहीं जीतता है, दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है, तो आपके खिलाफ कुछ एक्शन ना हो। एक सीक्रेट बैलेट का सिस्टम होना चाहिए जो कि इसमें लिखा भी हुआ है, इंश्योर दैट इंडिविजुअल चॉइस ऑफ पार्टी और कैंडिडेट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम और हर। तो वोटर की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के अंदर, ठीक है। लीगल प्रोहिबिशन अगेंस्ट द इलेक्शन फ्रॉड, कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ लीगल प्रोहिबिशन, लीगल एक्शन होने के भी क्या होने चाहिए, पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, इन्फोर्सेबल लॉज होनी चाहिए, डबल काउंटिंग, घोस्ट वोटिंग, ऐसा कोई मतलब इसको एलिमिनेट करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट, रिकाउंटिंग रिकाउंटेशन प्रोसेस, कि अगर
कई कैंडिडेट्स को लगता है कि यहाँ पे इसमें कुछ डबल काउंटिंग हुई है या फिर प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया गया, तो एक रीकाउंट का या फिर कंटेस्टेशन प्रोसेस का, मतलब दोबारा से रीकॉन्टेस्ट का प्रोसेस भी होना चाहिए, जिसमें अगर कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को लगता है कि यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे या फिर प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, प्रॉपरली फॉलो नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, तो वहाँ पे रीकाउंट या रीकॉन्टेस्ट का भी क्या है प्रोविज़न होना चाहिए, तभी एक इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज, ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्शंस का मतलब क्या है, जो कि हमने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, कि इलेक्शन वो होते हैं जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं किसी भी काम को करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, तो वो इलेक्शन हो गया। क्या इलेक्शन ही होना ही डेमोक्रेसी है? नहीं है। इलेक्शन होना तो डेमोक्रेसी का सिंबल है, लेकिन उसके पीछे के प्रोसेस को भी देखना हमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होते हैं? फ्री एंड फेयर यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वोटर्स को रजिस्टर करने का अधिकार होना चाहिए, अपने पोलिंग प्लेसेस बहुत नियर बाय होनी चाहिए, मतलब एक्सेसिबल होनी चाहिए कि हर कोई जा करके वोट डाल सके, वोटर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिजल्ट जो है वो प्रॉपरली डिक्लेयर होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किए वो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब आते हैं हिस्ट्री के ऊपर कि जो कॉन्सेप्ट है यही कहाँ से आया कि इलेक्शंस करवाने ही हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आया है देखो कहाँ से, एंशिएंट ग्रीस से। ग्रीस को या फिर हम क्या मान सकते हैं, ग्रीस को बोला जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान की जो समझ थी ना वो जो डेवलप हुई वो कहाँ से हुई? ग्रीस से हुई। जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स भी कहाँ से निकले थे? ग्रीस से ही निकले थे। और इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी की भी बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था ना वो भी कहाँ से आया है? ग्रीस से ही आया है। तो ग्रीस इस तरीके का मतलब चीज़ें करता था। तो वोटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वहाँ से भी ग्रीस से आया। लेकिन वोटिंग का कॉन्सेप्ट था क्या, वो पढ़ते हैं। देखो, सिंस अप्रोक्सीमेटली 508 BC के लगभग 508 BC की अगर हम बात करें, तो एंशियंट ग्रीस सीम्स टू हैव एन इम्प्लीमेंटेड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या है, एक अलग तरीके की, मतलब जो शुरुआती डेमोक्रेसी की जब हम बात करें वो उन्होंने शुरू की थी या इम्प्लीमेंट की थी। कैसे की थी? ग्रीक्स हैड नेगेटिव इलेक्शंस। ग्रीक्स क्या करते थे? नेगेटिव इलेक्शंस करते थे। जैसे क्या होता है अभी जो इलेक्शन होते हैं पॉजिटिव इलेक्शंस होते हैं कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है या इलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शंस होते थे वो होते थे नेगेटिव, कि हमारे ग्रुप में से किसको हमें बाहर करना है, उसके लिए इलेक्शन होते थे। जैसे दैट इज ईच ईयर वोटर्स हु वर मेल लैंड ओनर्स, के हर साल इलेक्शंस होते थे। और इलेक्शंस किसके बीच में होता था? मेल लैंड ओनर्स के बीच में, जो बड़े बड़े सेठ होते थे या जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी उनके बीच में। वर आस्क्ड टू वोट फॉर द पॉलिटिकल लीडर, उनको बोला जाता था कि भाई आप वोट डालो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जैसे क्या बताया, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं? नेगेटिव। लेकिन अगर वोट डालेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको पावर नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? दे मोस्ट वांटेड टू बी एग्जाइल्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो उसको क्या मिलेगा? उसको अगले 10 साल के लिए वनवास या फिर उस देश से निकाल दिया जाएगा। तो नेगेटिव इलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इलेक्शन है लेकिन उसका जो रिजल्ट है, मतलब अभी क्या होता है कि जो जीत जाता है उसको पावर मिलती है। वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको देश से ही निकाल दिया जाएगा। मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब बाकी सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं या फिर जो लोग समझते हैं कि हमारे बीच में रहने लायक नहीं है, उसको अगले 10 साल के लिए क्या कर दिया जाता है? वोटिंग के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे था? द अर्ली बैलेट सिस्टम वॉज वोटर्स रोड देयर चॉइस ऑन द ब्रोकन पीसीस। ब्रोकन पीसीस के ऊपर वो अपना क्या लिखते थे? वोट का नाम लिखते थे या फिर जो भी सिंबल वगैरह यूज़ करते थे वो, और वो पॉट के अंदर जो ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स हैं उसके ऊपर लिखते थे, जिसको बोला जाता है ऑस्ट्राका इन ग्रीक। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे? ग्रीक के अंदर ऑस्ट्राका बोलते थे। और वहीं से जो वर्ड है ऑस्ट्रासाइज जो वर्ड है वो वहीं से निकला है। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है एक्सक्लूड समवन। आप इसको गूगल कर सकते हो। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है एक्सक्लूड समवन, मतलब किसी को बाहर कर देना, किसी को एंटर मत करना। आप जैसे आपका 4 लोगों का एक ग्रुप है, 4 दोस्तों का एक ग्रुप है, अगर आप कोई 5th पर्सन आता है तो आप उसको मना करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? ऑस्ट्रासाइज कर रहे हो, उसको एंट्री नहीं दे रहे हो अपने ग्रुप के अंदर।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है, ग्रीस से आया है। तो वो क्या करते थे, नेगेटिव वोटिंग करते थे, जिसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे उसको क्या कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था अपने देश से। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि 6000 से ज़्यादा जिसको भी वोट मिलेंगे वो क्या है, 6000 या उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो क्या होगा, देश को देश से निकाल दिया जाता था। तो ये था एक अर्ली कॉन्सेप्ट ग्रीस का। इस तरीके की वोटिंग आप देख सकते हो कि सब लोग क्या है वोटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हैंड रेस का भी कॉन्सेप्ट था कि हाथ खड़ा कर करके वो बताते थे, तो जो कि इवॉल्व हुआ धीरे धीरे करके, है ना। और लेकिन वोटिंग का प्रोसीजर कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, वोटिंग का प्रोसीजर कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में। अमेरिकन हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि जो अभी हम मतलब डेमोक्रेसी, जो अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है उसको अमेरिका को ही बोलते हैं। तो अमेरिकन हिस्ट्री में देखो सबसे पहला जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो हमने देखने को मिलता है 1776 के अंदर। उसमें क्या हुआ, व्हेन दिस कंट्री अनाउंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, कि अमेरिका क्या हुआ, ब्रिटेन से जब आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से जब आज़ाद हुआ, वोटिंग राइट्स वर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो जो उन्होंने क्या किया, वोटिंग राइट तो दिया, मतलब सरकार चुनने का अधिकार तो दिया, लेकिन किस बेसिस पे, प्रॉपर्टी ओनरशिप, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास संपत्ति है, ज़मीन है, उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। सो टिपिकली मैन दैट दोज वोटिंग वर वाइट मेल्स, क्या था क्राइटेरिया, मेल्स, वाइट मेल्स होने चाहिए, नो ब्लैक मेल्स, है ना, वाइट मेल्स ओवर 21 एंड प्रोटेस्टेंट रीजन, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया, वाइट, मेल, प्रोटेस्टेंट एंड फोर्थ इज प्रॉपर्टी। तो वोटिंग का अधिकार है, लेकिन अगर ये जो इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसी को क्या किया जाएगा, वोटिंग राइट्स मिलेंगे। कुछ रिफॉर्म्स हुए, धीरे धीरे बदलाव है, क्योंकि रिफॉर्म्स होते हैं देश के अंदर, जब सरकारें आती हैं तो धीरे धीरे ही बदलाव होता है। तो 1830 के अंदर फिर क्या हुआ, मैनी स्टेट हैड ड्रॉप द रिलीजन एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने रिलीजन, तो प्रोटेस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब वोटिंग राइट किसके पास आ गए, अगर कोई वाइट मेल है जो कि 21 साल का है तो वो वोटिंग कर सकता है, एज रिक्वायरमेंट ऑफ वोटिंग विद सच लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, पोल्स के अंदर या पार्टीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो 1830 में क्या हुआ, इनिशियली क्या था, वाइट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब आपको वोटिंग करने का अधिकार होगा। 1830 में क्या करा गया, पहले 2 क्राइटेरिया रखे गए, रिलीजन और प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर दिया गया तब, और एज तो 20, मतलब एज तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो एज 21 थी, जो कि यहाँ पर भी कंटिन्यू हुई। नेक्स्ट, फिर और रिफॉर्म हुए और बदलाव हुए। 14th अमेंडमेंट के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन को सिटीजन माना गया, पहली बार नागरिक माना गया 1868 के अंदर अमेरिका में, ठीक है। जो जैसे अब यहाँ अभी आप सुनते होंगे ब्लैक लाइफ मैटर, अभी तक आपको ये देखने को मिलता है, अभी तक देखने को मिलता है कि अभी भी जो अमेरिका या ब्रिटेन है वहाँ पर जो ब्लैक स्किन टोन वाले जो लोग होते हैं उनको अभी भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो उस 1868 में पहली बार उनको बोला गया कि आप भी देश के नागरिक हो, ये माना जाएगा। तो देश के नागरिक हो, तो 14th अमेंडमेंट में माना गया कि अफ्रीका अमेरिकन भी क्या है, सिटीजन है, गिविंग देम द राइट टू वोट, उनको राइट टू वोट दिया गया। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। तो ये दिया गया था लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मतलब जो भी आप बोल सको, है ना। तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि स्टेट ऑफिशियल से उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इसको, ये वाला जो डिसीजन है हम उसको सहमत नहीं है। नेक्स्ट इन 1870 में फिर आया रिफॉर्म, अफ्रीकन अमेरिकन को राइट टू वोट मिला 15th अमेंडमेंट से। इट प्रोहिबिटेड एनी स्टेट एंड, अब देखो यहाँ पे स्टेट ऑफिशियल्स ने मना कर दिया था, तो 15th अमेंडमेंट में क्या किया गया, राइट टू वोट तो इधर ही मिल गया था, लेकिन 15th अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि कोई भी स्टेट मना ही नहीं कर सकता वोटिंग देने से, मतलब वोटिंग राइट्स देने से किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन को मना नहीं किया जा सकता। तो ये अमेंडमेंट ही कर दिया गया, मतलब सरकार ने कानून ही बना दिया कि कोई मना ही नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या है कि 1870 में अधिकार तो मिल गया वोटिंग का, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो, मैं यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, राइट टू वोट ब्लैक्स को कब मिला, राइट टू वोट ब्लैक्स को कब मिला, 1868 के अंदर, ठीक है। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, 1817 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें यह कर दिया गया कि कोई भी स्टेट मना नहीं कर पाएगा, तो 1870 कंसिडर कर लेते हैं। तो 1870 से सरकार ने बोला हुआ है कि ब्लैक्स को क्या है, वोटिंग राइट है, लेकिन इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन स्टेट्स ने अपने लेवल पे लगा दिए, केप्ट मैनी ब्लैक्स एक्चुअली वोटिंग अंटिल द 1960। तो वोटिंग
जो थी वो अफ्रीकन अमेरिकन तक को 1916 तक नहीं मिल पा रही थी। इवन सरकार के नए कानून बनाया हुआ है, तो और उसके लिए मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था, बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था, और जिसके बाद वोटिंग राइट्स एक्ट बना, और जिसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको क्या मिला, वोटिंग राइट्स एक्चुअली में मिले, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है 1890 में, देखो और रिवॉल्व हुआ। व्योमिंग बिकम्स द फर्स्ट स्टेट रिकॉग्नाइज द वुमेन्स राइट टू वोट एंड प्रोवाइडेड इन अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1890 के अंदर पहली बार एक स्टेट था व्योमिंग नाम से, उसने औरतों को, वुमेन को भी क्या किया, वोटिंग के लिए अधिकार दिए। तो 1890s के अंदर वो था। 1913 के अंदर उसको एक्सपेंड किया गया 17th अमेंडमेंट के साथ, कॉलिंग फॉर द पॉपुलर इलेक्शन फॉर द यूएस सेनेटर्स। मतलब जो 1890 का कॉन्सेप्ट था उसको बढ़ाया गया, मतलब और स्टेट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। और 1920s में उसका कानूनी बना दिया 19th अमेंडमेंट के साथ कि वुमेन भी क्या कर सकती हैं, वोट डाल सकती हैं। तो वो पहली बार वोट डालने का अधिकार अमेरिका के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर वुमेन को कब मिला, 1920 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज, और 1917 के अंदर जो 26 अमेंडमेंट था, 26 अमेंडमेंट था अमेरिका में, उसमें वोटिंग एज जो 21 से क्या कर दी गई, 21 to 18 कर दी गई। ठीक है, ये था अमेरिकन वोटिंग हिस्ट्री, मतलब कैसे इवॉल्व हुई, कैसे चीज़ें चेंज हुई, बदली। तो अभी के टाइम पे मतलब ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है कि 18 ईयर्स है, एज 18 है ना। कलर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब ब्लैक भी वोट दे सकते हैं और वाइट भी वोट डाल सकते हैं। रिलीजन का कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, जेंडर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तब यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे माना जाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो अमेरिका के अंदर क्या फॉलो हो रहा है, यूनिवर्सल अडल्ट, जो कि हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की में अंदर वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वोटिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम जो ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंटल इलेक्शन की बात करें, तो पहली बार इलेक्शन हमने देखा था इंडिया के अंदर 1990, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरेक्ट इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट 1909 में जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स थे, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, उसमें भी बता दिया था, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। तो डायरेक्ट इलेक्शन का जो रिफॉर्म या जो पहला कॉन्सेप्ट था वो निकल कर आया 1919 से, जिसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम व्हेन पीपल्स कुड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने बताया ना अभी कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो 1990 में बता दिया गया था, लेकिन वो इनडायरेक्ट थे, मतलब लोगों को चुनने का अधिकार नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे लोगों के पास वोटिंग राइट्स आई कि वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। लेकिन क्या था कि फ्रेंचाइज वर रेस्ट्रिक्टेड, कि यहाँ पे लोगों को पूरी तरीके से वोटिंग राइट नहीं था, उन्होंने भी रेस्ट्रिक्शन डाल दी थी। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कोई कॉन्सेप्ट इसमें था नहीं, क्योंकि ब्रिटिश रूल चल रहा था ना वहाँ पे, डेमोक्रेसी थोड़ी आई थी, तो वहाँ पे क्या कॉलोनियल रूल चल रहा है। नेक्स्ट आता है 1935 में रिफॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, जिसमें बोला जाता है एक बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर आएगा, दे वर टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट ऑन द नैरो फ्रेंचाइज। तो वही था कि थोड़ा सा एक्सपेंशन किया गया, थोड़ी सी और लिबर्टी दी गई, लेकिन पूरा जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जो बात कर रहे हैं वो नहीं देखने को मिला। अब इसी सिचुएशन को देखते हुए क्या हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि जब भी हम आज़ाद होंगे, या हमारे देश का जो संविधान होगा, तो जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, कि हम जब भी आज़ाद होंगे और हमारे देश का जो संविधान होगा उसमें किसी भी बाहरी देश का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसमें हम कॉन्सेप्ट रखेंगे किसका, अडल्ट फ्रेंचाइज का। ठीक है, किसका, अडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसमें हर किसी को वोटिंग राइट हो, हर किसी को क्या हो, वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1952 जो फर्स्ट इलेक्शन हुए हमारे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा के।
तो फर्स्ट लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन थे वो किस बेसिस के ऊपर हुए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, जो कि डिक्लेयर ही किया हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा, और 1952 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, संविधान भी लागू हो गया था। तो पहले इलेक्शन हुए 1951 से 52 के अंदर, मतलब गवर्नमेंट 52 में फॉर्म होती है और इलेक्शन लेकिन 51 से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल कर गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। लेकिन एज क्या थी, एज डिसाइड की गई 21 ईयर। और 1989 के अंदर 61st अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया, जैसे अमेरिका में बदला था वैसे ही यहाँ पर भी 21 से को कन्वर्ट करके 18 ईयर्स तक हम लेकर आ गए किसको, एज को। और अभी जो कि हम फॉलो करते हैं, तो 18 ईयर्स अभी एक एज है जिसमें वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं हर अडल्ट को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड में से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी प्रांत का हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वोटिंग दी जाती है। तो यही इसी को बोला जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो कि हम कंसिडर करते हैं, हम मानते हैं कि इलेक्शन होना ही एक डेमोक्रेसी की निशानी है। कुछ हद तक सही है ये बात, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस, उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है, उसके पीछे का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से निकाला जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी किसी भी देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जा सकता है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्शन की हिस्ट्री क्या है, कि क्या कहाँ से इलेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, अमेरिका में इलेक्शंस कैसे रिवॉल्व हुए, और इंडिया के अंदर इलेक्शंस कैसे रिवॉल्व हुए। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली ही हमने क्या किया है, अमेरिका के इलेक्शंस को देखा है ना, अमेरिका के इलेक्शंस को भी देखा है। तो अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।